Assalamu alaikum, welcome back to my channel. Today we're going to discuss about another philosopher जिनका नाम है हेगल, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल। इनकी फिलॉसफी है जिसमें हमारे पास आता है जी डायलेक्टिकल मेथड। ठीक है, ये हमारे पास आएगा डायलेक्टिकल मेथड। हमने प्लेटो का, आपको याद होगा हमने प्लेटो का डायलेक्टिक्स पढ़ा था, जिसको सोक्रेटिस के जुबानी उन्होंने प्लेटो ने डिस्क्राइब किया था। तो अब हम पढ़ेंगे कि हेगल का डायलेक्टिकल मेथड प्लेटो से किस तरह वेरी करता है और हेगल की क्या नई चीज़ें हैं जिसको वो रिफ्यूट कर रहे हैं जो पुरानी प्लेटो की डायलेक्टिक्स थे। सो लेट्स सी कि हेगल ने क्या बताया है। नाउ हियर वी जस्ट डिस्कस अबाउट द टर्म डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स है क्या एक्चुअली में? ये वो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट है जिसमें एक कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोसेस है, ठीक है, अपोजिंग साइड से। ये ए साइड है, ये बी साइड है, ठीक है। इनमें जो है ना एक कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, ये कोई बात कर रहे हैं, ये कोई बात कर रहे हैं। इनका जो आर्ग्यूमेंट है वो इन्होंने रिफ्यूट करा है, ठीक है। सो एक ऑपोजिशन सी आ जाती है, कॉन्ट्रडिक्शन आती है, ये बात कुछ और करेंगे, ये कुछ और करेंगे। तो ये एक जो है ना, इट्स अ कॉन्ट्रडिक्टरी प्रोसेस बिटवीन अपोजिंग साइड्स, जिसको हम डायलेक्टिक्स बोलते हैं। ये क्लासिकल वर्जन है, प्लेटो से भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्लेटो में जो अपोजिंग साइड्स थी ना, वो थी पीपल की, ठीक है। एक होता था सोक्रेटिस और एक होता था इंटरलोक्यूटर्स। ये इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग्स था, ठीक है। प्लेटो ने जो लिखा वो डायलॉग की फॉर्म में लिखा, डायलॉग लिखे जो सोक्रेटिस और इंटरलोक्यूटर, ये ऑडियंस होती है। इंटरलोक्यूटर्स जो है, दिस इज ऑडियंस, ठीक है। आई डोंट नो अबाउट द स्पेलिंग्स, लेकिन ये ऑडियंस है। तो सोक्रेटिस है और एक तरफ ऑडियंस है। इनका अपोजिंग साइड ये था, लेकिन हेगल का थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें पीपल नहीं है। हेगल की अपोजिंग साइड पे आ जाता है सब्जेक्ट मैटर और लॉजिक, ठीक है। ये कह रहे हैं कि opposing sides are in Hegel's work depends on the subject matter he discusses, और इनकी जो सब्जेक्ट मैटर आ जाता है ना, उस पर लॉजिक आ जाती है। सो इन हिज वर्क ऑन लॉजिक, अब इनकी बुक है, पहले मैं आपको इनकी बुक बता दूं जिसका नाम है फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, ठीक है। फिनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, ये इनका काम है हेगल का। सो इसमें क्या है, अपोजिंग साइड्स आर डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। एक बात हो रही है, उसकी डिफरेंट डेफिनेशंस आ जाएंगी और ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स आएगा, दैट आर अपोज टू वन अनदर। यहाँ पे तो प्लेटो में क्या था कि वो पीपल की बात कर रहे हैं, ठीक है, पीपल की बात कर रहे हैं, लेकिन हेगल की बात कर रहे हैं डिफरेंट डेफिनेशंस की, लॉजिकल डेफिनेशंस की, लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की। एक चीज़ है, उसको डिफरेंट तरीकों से लोगों ने डिस्क्राइब किया, ठीक है, और वो एक दूसरे से अपोज करी है, कॉन्ट्रडिक्ट करी है। सो इन द फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट which presents Hegel's epistemology or philosophy of knowledge, the opposing sides are different definitions of consciousness and of the object that consciousness is aware of or claims to know, ठीक है। सो ये डिफरेंट कॉन्शियसनेस की वो बात करते हैं, जैसे हम ऊपर डिस्क्राइब कर चुके हैं कि लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स की बात हो रही है, तो डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। प्लेटो के उसमें जो क्लासिकल वर्जन था, उसमें प्लेटो के अपोजिंग साइड्स पे लोग थे, इनके अपोजिंग साइड्स पे लॉजिकल डेफिनेशन, लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स है। सो हेगल regarded this dialectical method or speculative mode of cognition, इसको वो कहते हैं डायलेक्टिकल मेथड को स्पेक्यूलेटिव मोड ऑफ कॉग्निशन, ठीक है। आप स्पेक्यूलेट कर रहे हैं, आप अस्यूम कर रहे हैं, एज द हॉलमार्क ऑफ हिज फिलोसफी, एंड ही यूज्ड द सेम मेथड इन फिनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट। सो अब उन्होंने क्या कहा ना, उन्होंने कहा कि जो प्लेटो का जो डायलेक्टिक्स है ना, वो लिमिटेड फिलोसॉफिकल को क्लेम करे, फिलोसफी को क्लेम करता है, ठीक है। प्लेटो's dialectical method या dialectics deal with only limited philosophical claim and it is unable to go beyond the skepticism or nothingness। अब ऐसा इन्होंने क्यों कहा? ऐसा इन्होंने इसलिए कहा कि जो प्लेटो का काम है,
जब प्लेटो बात करते हैं, कोई प्रेमिस देते हैं, ठीक है, एक प्रेमिसेस आ जाता है, प्रेमिसेस ए। अब जब ये प्रेमिसेस ए आता है, अब इसमें कोई आ जाता है, कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, ठीक है, या आप कह लें कि कोई ये कॉन्ट्रडिक्शन आती है, तो चलता रहता है ये काम, ठीक है। बट क्या होता है कि ये स्केप्टिकल नहीं, जब ये बियॉन्ड स्केप्टिसिज्म नहीं चलता, स्केप्टिसिज्म के डाउट्स नहीं आगे लेके जाता, प्रोलॉन्ग नहीं करता, उन्हें है कि कहीं पे एक अगर प्रेमिस जो है ना गलत हो, क्योंकि डिडक्शन पे काम कर रहे हैं, प्लेटो जो है उन्होंने डिडक्शन पे काम किया, तो उनका कंक्लूजन कैसे आएगा जब इनके सारे प्रेमिसेस ट्रू होंगे, ट्रू होंगे तो ही कंक्लूजन भी है जो वो ट्रू होगा ना। तो इसमें तो ये एब्सोल्यूट ट्रूथ भी नहीं बना सकते, क्योंकि प्रेमिसेस इन्हें चाहिए वही जो ट्रू है। जहाँ पे कोई थोड़ी सी कॉन्ट्रडिक्शन आती है, कोई गलती आती है, तो वहाँ पे कहेंगे कि जहाँ पे कोई प्रेमिस फॉल्स होता है, वहाँ पे ये कहेंगे कि आपका कंक्लूजन गलत है, ये जो मेथड है या ये जो स्टेप है इसको ख़त्म कर दें, ये चीज़ ख़त्म होगी, इट विल लीड यू टू नथिंगनेस, ठीक है। और ये ट्रेडिशनल, इस मेथड को क्या कहा जाता है, रिडक्टिव एड अब्सर्डम आर्ग्यूमेंट, ठीक है, ये ट्रेडिशनल नेम है इसका। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, क्योंकि प्लेटो जब बात करते हैं वो डिडक्शन पे बात करते हैं, वो डिडक्शन पे बात करें तो डिडक्शन में कभी भी कोई प्रीमिस अगर एक फॉल्स हो जाता है, वो नथिंगनेस पे लेके जाता है, जिसके बियॉन्ड कुछ नहीं होता, तो मामला ख़त्म हो जाता है। वो वेट करते हैं कि एक नया प्रीमिस आएगा और नई फिर से वो कॉन्ट्रोडिक्शन बनेगी और फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अगर कहीं पे उनकी कॉन्ट्रोडिक्शन ख़त्म हो जाती है, फॉल्स आ जाता है प्रीमिस, वो उसको नथिंगनेस पे ले जाता है कि उनका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, इट लीड्स टू नथिंगनेस। Whereas Hegel believed that reason necessarily generates contradiction, ठीक है, ये भी कह रहे हैं कि रीजन जो है वो कॉन्ट्रोडिक्शन को जनरेट कर रहा है। He thought new premises will indeed produce further contradiction, नई प्रेमिसेस आएंगी तो डेफिनेटली वो नई कॉन्ट्रोडिक्शंस बनाएंगी, फर्दर कॉन्ट्रोडिक्शंस बनाएंगी। So he argues Plato dialectics cannot get beyond arbitrariness and skepticism। जब कोई आर्बिट्रेरी चीज़ आ जाती है, स्केप्टिसिज्म आ जाता है, तो प्लेटो का जो डायलेक्टिक्स है वो आगे नहीं चलता। इट जनरेट्स ओनली अप्रॉक्सीमेट ट्रूथ्स, क्योंकि डिडक्शन पे बात हो रही है तो वो अप्रॉक्सीमेट ट्रूथ्स ही बना रहे हैं, एंड फॉल शॉर्ट ऑफ बीइंग अ जेन्युइन साइंस, ठीक है, जिसकी वजह से हम एक जेन्युइन या एब्सोल्यूट ट्रूथ को नहीं गेन कर सकते। लाइक कहते तो वो है कि इट जनरेट्स ओनली अप्रॉक्सीमेट ट्रूथ्स, लेकिन जेन्युइन नहीं है ना, आपको सिर्फ वही चीज़ चाहिए जो आपको ट्रूथ की तरफ लेके जा रही है, आप उस पर रिसर्च नहीं कर रहे, आप उसमें मज़ीद चीज़ें नहीं देख रहे, आप सिर्फ वही चीज़ें देख रहे हैं जो आपके कंक्लूजन को या आपके नॉलेज को सिर्फ ट्रूथ पे लेके जा रही है। आपका जब जैसे कोई चीज़ फॉल्स की तरफ आ रही है, आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। तो ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट था, ये प्रीवियस डायलेक्टिक्स का कॉन्सेप्ट था। अब हम पढ़ेंगे कि हेगल का क्या कॉन्सेप्ट है। अच्छा, हेगल ने अपनी बुक एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस में इसको बताया है, इस कॉन्सेप्ट को, डायलेक्टिकल मेथड को, ठीक है, जिसको एनसाइक्लोपीडिया लॉजिक भी कहा जाता है। अब इसमें उन्होंने ना 3 चीज़ें बताई हैं लॉजिक की, ठीक है, द फॉर्म ऑफ लॉजिक या प्रेजेंटेशन ऑफ लॉजिक, 3 साइड्स या मूवमेंट्स बताई हैं। अब हम ये 3 साइड्स पढ़ेंगे क्या हैं। दीज साइड्स आर नॉट पार्ट्स ऑफ लॉजिक, ये लॉजिक के पार्ट्स नहीं हैं, दे आर मूवमेंट्स ऑफ ईच लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, ये मूवमेंट्स हैं लॉजिकल कॉन्सेप्ट के, एज वेल एज ऑफ एवरीथिंग ट्रू इन जनरल, वो जनरली भी ट्रू होगा और उस लॉजिकल कॉन्सेप्ट के मोमेंट्स भी होंगे। अब हम बात करते हैं फर्स्ट मोमेंट की। फर्स्ट मोमेंट है जी मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये पहला मोमेंट है। इट इज अ मोमेंट ऑफ फिक्सिटी इन विच कॉन्सेप्ट्स ऑफ फॉर्म्स हैव अ सीमिंगली स्टेबल डेफिनेशन और डिटर्मिनेशन। अब कोई एक प्रेमिस आपने दिया है, ठीक है, तो उसका जो है ना, फर्स्ट में जब हम बात करेंगे तो उसकी एक स्टेबल डेफिनेशन बनेगी, स्टेबिलिटी है उसमें, लाइक अभी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, स्टेबल चीज़ आ रही है जिसमें कुछ और आप रद्दोबदल नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं हो सकता, ठीक है, इट्स एक फर्म डेफिनेशन आ रही है। फर्स्ट चीज़ ये होगी मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में। सेकेंड मोमेंट में क्या है, डायलेक्टिकल और नेगेटिवली रैशनल मोमेंट। यह आ गया मोमेंट इंस्टेबिलिटी का, ठीक है। सेल्फ सबलेशन प्रोसेस, सेल्फ सबलेशन प्रोसेस क्या होता है,
कि जो मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो स्टेबल डेफिनेशन बनी थी ना, ये उसको कैंसिल भी कर रहा है, सेल्फ सबलेशन ही होता है, कैंसिल भी कर रहा है और उसको प्रिजर्व भी कर रहा है। ठीक है, कैंसिल भी कर रहा है, प्रिजर्व भी कर रहा है। सो इसको जो है ना सेल्फ सबलेशन को या टू सबलेट, उसको ग्रीक वर्ड में कहा जाता है ऑफिबन। इट हैज अ डबल मीनिंग, इट मीन्स बोथ टू कैंसिल यानी कि निगेट करना और प्रिजर्व करना। टू सबलेट का मतलब होता है निगेट करना और प्रिजर्व करना। तो इट्स अ सेल्फ सबलेशन प्रोसेस। डायलेक्टिक का सेल्फ सबलेशन प्रोसेस है कि वो जो मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग में जो स्टेबल डेफिनेशन बनी थी, ठीक है, उसका अब नेक्स्ट में आपका सेकंड मोमेंट ये है कि डायलेक्टिक हो गया, नेगेटिवली रैशनल मोमेंट आ गया, जिसमें एक चीज़ आपको कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है तो आप पीछे वाले को निगेट नहीं कर देंगे, आप निगेट उसको कर भी रहे हैं लेकिन उसको ख़त्म नहीं कर देंगे, कंप्लीटली उसको ख़त्म नहीं करेंगे, उसको प्रिजर्व भी करेंगे। थर्ड मोमेंट आपका आता है स्पेक्युलेटिव मोमेंट, ठीक है, या पॉजिटिवली रैशनल मोमेंट। वो था नेगेटिव रैशनल मोमेंट, ये पॉजिटिव रैशनल मोमेंट। अब पॉजिटिव रैशनल मोमेंट में क्या है, इट ग्रास्प्स द यूनिटी ऑफ ऑपोजिशन बिटवीन द फर्स्ट टू डिटर्मिनेशन। जो हमें फर्स्ट टू से ऑपोजिशन मिली ना, उनका यूनिटी है इसमें, और इज द पॉजिटिव रिजल्ट ऑफ द डिसोल्यूशन और ट्रांजिशन ऑफ दोज डिटर्मिनेशंस। ठीक है, so he rejects the traditional reductor ad absurdum argument, which says that when the premises of an argument lead to a contradiction, then premises must be discarded altogether. जब कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ गई प्रेमिस में तो आपने उसको ऑलटुगेदर खत्म कर देना है, एंड इट विल लीड टू नथिंग। ठीक है, अच्छा, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए हम गोना ट्राई समथिंग के, एक जिसको हम कहते हैं ट्रायड मेथड। ठीक है, या यू कैन से कि इट्स लाइक थ्री फोल्ड मेथड, थ्री फोल्ड मैनर। वो मैनर क्या है, मैं सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ। एक आपने दिया थीसिस, ठीक है, एक स्टेटमेंट दी या आपने एक प्रॉब्लम बताई। प्रॉब्लम का आया एंटीथीसिस, जिसको हम कहते हैं कि उसके ऑपोजिट चीज़ आ जाती है। ठीक है, रिएक्शन आता है। ये हुआ, पहले वाला हुआ एक्शन या प्रॉब्लम, और ये इसका रिएक्शन आ गया। ठीक है, अब क्या है ना, इसमें से जो आपने लाइक हम 50-50 का रेशियो रखे, इसमें से 50% और इसका 50%, ये मिलके एक नई चीज़ बना रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं सिंथेसिस। लाइक ये आप यूज़ कर सकते हैं फॉर जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस, बट ये जो है ये एग्जैक्टली टर्म हेगल ने यूज़ नहीं की हुई। सही, तो ट्राई टू अवॉइड इट, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। इवन अगर आप पेपर में क्वेश्चन आता है तो यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ माइंड मैप सा, ताकि आप अगले को बता सकें कि ये एक चीज़ है। आपको हेगल का जो डायलेक्टिकल मेथड समझ आता है वो इसमें ऐसे समझ में आता है। अब थीसिस में आप बताएंगे कि मैनर ऑफ अंडरस्टैंडिंग था, जो फर्स्ट वाला पॉइंट था। एंटीथीसिस में आ गया जी नेगेटिव रैशनल मोमेंट, एंड द थर्ड वन इज द पॉजिटिवली रैशनल मोमेंट। ठीक है, आप इस तरह करके भी बता सकते हैं। फर्स्ट में आपके पास प्रॉब्लम कोई आई, उसका रिएक्शन एक आया, एंड देन यू गॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है कि आपने थीसिस का जो प्रॉब्लम का पार्ट है, जो एक्शन का पार्ट है और रिएक्शन का पार्ट है, उसको मिला के आपने एक सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, सो इट्स काइंड ऑफ एवोल्यूशन। यहाँ पे ये नहीं है कि आपके पास अगर कोई कॉन्ट्रडिक्शन आ गया तो आप कहें कि नहीं भाई ये तो ख़त्म हो गया, ये आपने यूज़ ही नहीं करना प्रेमिस, या ये आपका प्रोसीजर ही ख़त्म हो गया, आप उसको डिस्कार्ड कर दें। नहीं, आपने इवॉल्व करना है, और इस तरह यू गोना रीच टू द एब्सोल्यूट आइडिया या एब्सोल्यूट सर्टेनिटी। ठीक है, यहाँ से आप इसको एब्सोल्यूट सर्टेनिटी को लेके जा सकते हैं, एब्सोल्यूट अंडरस्टैंडिंग आपकी हो सकती है। सो इट्स चेन रिएक्शन कि इस सिंथेसिस के बाद फिर इसका कोई एक एंटीथेसिस आएगा, एंड फिर उसका कोई सिंथेसिस होगा, एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन। सो ये इस तरह का एक ऑनगोइंग प्रोसीजर है। ठीक है, आई होप हेगल का डायलेक्टिकल मेथड समझ में आ गया होगा। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप स्टैनफोर्ड की पढ़ेंगे या प्लेटो वो पढ़ेंगे, इंटरनेट इंसाइक्लोपीडिया पढ़ेंगे, तो उसमें आपको लाइक एक बहुत बड़ा सा डॉक्यूमेंट मिलेगा और आप घबरा जाएंगे कि पता नहीं क्या है, बट जस्ट बिकॉज इट्स फिलोसफी मेड इजी। तो उसमें
जो जिस्ट है सारे उस आर्टिकल का वो यही है कि इसके 3 स्टेप्स हैं. वन इज द मूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड वन इज द नेगेटिवली रैशनल मूवमेंट एंड द थर्ड वन इज द स्पेकुलेटिव और पॉजिटिवली रैशनल मूवमेंट. ठीक है, आई होप यू गेट एवरीथिंग. नेक्स्ट हम अब इसका देखेंगे बीइंग फॉर इटसेल्फ एंड समथिंग अदर्स. अब बीइंग फॉर इटसेल्फ क्या है? बीइंग फॉर इटसेल्फ इज समथिंग, it's a bigger thing. ठीक है, for example you can say it's an apple. ठीक है, something others, it's being for itself. Okay, and this is, ये जो दो चीजें हैं ये something others हैं जो कि जो है ना for and against या to and fro जा रही हैं चीजें. ठीक है, ये जो है ना ये इनको आप क्या कहेंगे? इनको आप कहेंगे कि ये फीचर्स हैं एप्पल के. इन अदर और सिंपल वर्ड्स, जिस तरह लॉक कहते थे कि एप्पल के फीचर्स होते हैं, एप्पल की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, रेडनेस हो गई, इसमें आपकी सॉलिडिटी आ गई. ठीक है, इसमें आपके पास राउंडनेस आ गई, कलर आ गया, मतलब इस तरह की सारी चीज़ें ना, टेस्ट आ गया. तो ये वो चीज़ें हैं जो ये फीचर्स हो गए. इन फीचर्स का जब आप इनको कंबाइन करते हैं तो ये फीचर्स क्या हैं? ये समथिंग अदर्स हैं. ठीक है, इन समथिंग अदर्स को जब आप मिक्सअप करते हैं, मिक्स एंड मैच करते हैं, तो ये टू एंड फ्रो जाते रहते हैं. कुछ इसमें से मिल रहा है, कुछ इसमें से मिल रहा है, और ये सब मिलाकर जो है ना आपको ये बना के देते हैं, आपके पास ये बना के देते हैं बीइंग फॉर इटसेल्फ. ठीक है, ये जो एप्पल आपका बना है, ये एप्पल के एप्पल इज अ compilation of something others. Being for itself is a compilation of something others. ठीक है, नेक्स्ट इनका आइडिया आता है जी एब्सोल्यूट आइडिया का या एब्सोल्यूट नॉलेज का. अब वो क्या है? जिस तरह हमने बात की थी इनिशियली कांट की. कांट ने क्या कहा था कि दो चीजें होती हैं, एक है फिनोमेना और दूसरा है न्यूमेना. अब फिनोमेना में उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था फिनोमेना वो चीज है जो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड में दिख रही है. ठीक है, वी कैन एक्सपीरियंस इट. यही कहा था ना उन्होंने कि द वर्ल्ड फ्रॉम विच वी गॉट सेंसेशंस दैट इज नोन एज फिनोमेना. और दूसरा क्या था? द वर्ल्ड आउटसाइड ऑफ फिनोमेना फ्रॉम वेयर वी गॉट नथिंग इज नोन एज न्यूमेना, जिसको वो अननोएबल बोल रहे थे. ठीक है, या आप जिसको ट्रांसेंडेंटल या ट्रांसेंडेंट का नाम दिया था न्यूमेना को. सो न्यूमेना इज अननोन एंड अननोएबल, कि आपको पता भी नहीं है क्योंकि आपको सेंसेशंस नहीं मिल रही. आप रीजन भी नहीं लगा सकते. उन्होंने क्या कहा था कि रीजन, क्योंकि ये ट्रांसेंडेंट की बात करते थे ना, तो रीजन प्लस, इन्होंने कहा था कि ये जो है रीजन प्लस एक्सपीरियंस, सेंसेशन से जो हमें एक्सपीरियंस मिल रहा है, हम उससे नॉलेज गेन कर सकते हैं. और वो नॉलेज हम फिनोमेना का ले सकते हैं. ठीक है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड हम देख रहे हैं, न्यूमेना को ना तो हम रीजन से कर सकते हैं, सोच सकते हैं, ना हम उस पर रीजन लगा सकते हैं, ना हम उस पर एक्सपीरियंस लगा सकते हैं. ठीक है, रीजन और एक्सपीरियंस दोनों नहीं लगा सकते, तो हमें उसको न्यूमेना का नहीं पता लगेगा. तो वो उनके लिए एक अननोन और अननोएबल चीज थी. वेयरएज हेगल कहते हैं कि हेगल कहते हैं न्यूमेना cannot be unknowable, cannot be unknowable. अब ये कैसे है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू हेगल अननोएबल थिंग्स कौन सी हैं? अननोएबल थिंग्स वो हैं जो कि अनथिंकेबल हैं. ठीक है, अननोएबल थिंग्स वो हैं जो कि अनथिंकेबल हैं. unthinkable things can only be unknowable. And infinite mind, या वो कहते हैं कि जो नोएबिलिटी है, कि देखें अननोएबल थिंग्स जो हैं ये वो हैं जो कि अनथिंकेबल चीजें हैं. नोएबिलिटी डिपेंड्स अपॉन द इनफाइनाइट माइंड. और
जब आप किसी चीज को जान रहे हैं, आपके पास तो बीइंग अ ह्यूमन, ठीक है, बीइंग अ ह्यूमन यू हैव अ फाइनाइट माइंड, बट नोएबिलिटी या नॉलेज क्या है, नोएबिलिटी जो आपको मिल रही है वो है बीइंग एन इनफाइनाइट माइंड। इफ वन हैज इनफाइनाइट माइंड तो उसको तो हर चीज का पता है, ठीक है, दैट मीन्स के उसको न्यूमेना का भी पता है, उसको फिनोमेना का भी पता है, उसके लिए तो कुछ भी नया नहीं है, उसके लिए तो कुछ भी, क्योंकि ही कैन नो एनीथिंग। तो फिर उन्होंने कहा था कि इनफाइनाइट माइंड नोज एवरीथिंग, ठीक है, इनफाइनाइट माइंड नोज एवरीथिंग, जिसको वो कह रहे हैं अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है, अल्टीमेट रियलिटी बोल रहे हैं वो। सो नथिंग इज अननोएबल एंड ओनली अनथिंकेबल इज अननोएबल। सो उन्होंने कंक्लूड किया, कांट ने कंक्लूड किया कि नथिंग इज अननोएबल, ठीक है, ओनली unthinkable is unknowable। जिसको आप सोच नहीं सकते ना, सिर्फ वो unknowable है। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो इनफाइनाइट माइंड है, इट कैन नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग, दैट मीन्स न्यूमेना भी वो चीज़ है जो इनफाइनाइट माइंड को या अल्टीमेट रियलिटी को समझ में आ रही है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आती है। वो जो है इनफाइनाइट माइंड को, ठीक है, इनफाइनाइट माइंड को नाम दे रहे हैं एब्सोल्यूट आइडिया का या एब्सोल्यूट माइंड का, ठीक है, इनफाइनाइट माइंड इज द एब्सोल्यूट आइडिया, और एब्सोल्यूट आइडिया इन अदर वर्ड्स विल बी गॉड, क्योंकि गॉड इज द वन हु कैन नो एवरीथिंग एंड हु हैज द इनफाइनाइट माइंड। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। सो एवरीथिंग इज एब्सोल्यूट आइडिया एंड एब्सोल्यूट आइडिया इज एवरीथिंग, एंड इफ एब्सोल्यूट आइडिया इज एवरीथिंग देन चीजें जो है ना, लाइक वो ही इज एक्चुअली एन आइडियलिस्ट। तो वो बात जो है ना, उन्होंने एब्सोल्यूट आइडिया को बोल दिया कि इट्स एवरीथिंग, कि एक्सटर्नल वर्ल्ड जो है वो आपको इस तरह, लाइक इफ यू आर थिंकिंग तो आपको चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे बर्कले ने कहा था कि हमें जो, वो भी आइडियलिस्ट थे, वो भी बात करते थे कि दिस वर्ल्ड, द एक्सटर्नल वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट, हमें जो यहाँ से सेंसेशंस मिल रही हैं वो एक्चुअली में जो है वर्ल्ड से नहीं मिल रही, एक्सटर्नल वर्ल्ड से नहीं मिल रही, ठीक है, हमारा माइंड उसको जो है एक्टिवली परसीव कर रहा है, टू बी इज टू बी परसीव्ड, यही कहा था ना उन्होंने। When he talks about absolute idealism या absolute idea की बात होती है, तो वो कहते हैं कि जो हमें एक्सटर्नल वर्ल्ड की जो चीज़ें पता लगती हैं ना, वो हमें पता लगती हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस से, ना कि हमें फिजिकल वर्ल्ड से सेंसेशंस मिलती हैं, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस से हमें पता लगता है, सेल्फ कॉन्शियस माइंड होगा, इन दैट वे हमें एब्सोल्यूट आइडिया मिलेगा, या इससे रिफ्लेक्शन हमें बेस्ट रिफ्लेक्शन मिलेंगे या बेस्ट नॉलेज मिलेगा, ठीक है। आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। अब इसको फटाफट रैप अप कर लेते हैं। सो हम देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। टेक अवेज में हम देखते हैं, वी स्टार्टेड फ्रॉम डायलेक्टिक्स। डायलेक्टिक्स हमने देखा कि एक डायलेक्टिक आता है प्लेटो का, ठीक है, जिसमें वो रिडक्टिव एड अब्सर्डम की बात करते हैं, वो आर्ग्यूमेंट है। देन द अदर वन इज द हेगल डायलेक्टिक्स। जब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपने डायलेक्टिक्स में बताना है कि प्लेटो से कैसे कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है, ठीक है। हेगल का जो है, हेगल की लॉजिक के 3 फॉर्म्स हैं, 3 लॉजिक फॉर्म्स हैं, जिसमें वो मोमेंट उसको नाम देते हैं मोमेंट का। वो आपने बतानी है कि वो 3 मोमेंट्स कौन सी हैं, वो जो हमने पढ़ी हैं कि 1 2 3, मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मोमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, निगेशन की, ठीक है, जिसको हम डायलेक्टिक्स की बात करते हैं, डायलेक्टिक्स
एंड देन स्पेकुलेटिव। ठीक है, तो ये 3 इसकी फॉर्म्स आ जाती हैं। इससे पहले आपने डायलेक्टिक्स में ये भी बताना है कि वो कैसे जो जो हमारा था उसे ये कहते हैं कन्वेंशनल। ठीक है, कन्वेंशनल जो था जिसको कहते हैं, आई एम सॉरी, कन्वेंशनल आपका जो डायलेक्टिक्स था, ठीक है, ट्रेडिशनल जो डायलेक्टिक्स था, उसमें कैसे कि जब कॉन्ट्रडिक्शन कोई आ जाती है तो वो उसको निगेट कर देते हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आती है तो वो ऑल टुगेदर डिस्कार्ड कर देते हैं प्रोसीजर को। ठीक है, ये प्लेटो का जो था रिडक्टो एड अब्सर्डम आर्ग्यूमेंट था। हेगल ने कहा कि ऐसे नहीं है, इसमें आप जब हेगल ने स्केप्टिसिज्म को फॉलो किया, ठीक है, उन्होंने बियॉन्ड स्केप्टिसिज्म ये गए हैं, वेयर एज स्केप्टिसिज्म को कोई लेना देना नहीं था प्लेटो की डायलेक्टिक्स के साथ। ठीक है, ये आपने क्वेश्चन इस तरह से स्टार्ट करना है। खैर मैं आपको एट द एंड ऑफ दिस सारा सीरीज जो है उसके बाद मैं आपको पेपर अटेम्प्टिंग भी बताऊंगी कि आपने कोई क्वेश्चन आता है तो किस तरह आपने उसको अटेम्प्ट करना है। सेकंड हमने चीज पढ़ी है इसमें, सेकंड वी स्टडीड बीइंग फॉर इटसेल्फ, बीइंग फॉर अदर एंड समथिंग अदर्स। इसमें ये है बीइंग फॉर itself and something others, like इसमें ये कि this is a being for itself and this is something others. Something others are the features and characteristics जो 2 and 4 जा रहे हैं, and then it gonna make this being for others, like being for itself. ठीक है, it's a being for itself is a combination of something others. and क्या है कि इसमें जो being at the end of the dialectical process है ना, it is the same with the being at the beginning of the process. जो आपको start में मिला, जो आपको end में मिला, they will be the same. उस पर ये प्रोसीजर सारा हुआ है, लेकिन being for itself जो आपको start में था और जो being end पे था वो एक ही होगा. Then third we studied about absolute idea. Absolute idea में हमने कांट से लिया उनका कि इन्होंने कांट की न्यूमिना को आगे लेके चलें. ठीक है, फिनोमेना पे तो कांट बात कर लेते हैं ना कि फिनोमेना इज द वर्ल्ड which is the external world and we get reflections from the external world and that how we use our reason and experience and we get the knowledge. Noumena is something which we cannot get anything and which is unthinkable, which is unknowable. तो हेगल कहते हैं कि नहीं जी, unthinkable is nothing. Unthinkable, like unknowable वही चीज़ है जो unthinkable है, whereas unthinkable does not even exist. Knowability exists करती है in the infinite mind, and if infinite mind exists, that means कि there is no thing or no place named as noumena or unknowable. ठीक है, सो एक इन्होंने बता दिया कि हम न्यूमेना को भी जान सकते हैं by the infinite mind, which is known as the absolute idea, जिसको वो गॉड का नाम भी देते हैं इन एज अ होल. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड. आई होप इसमें चीज़ें समझ में आ गई होंगी. कोई प्रॉब्लम है, कोई मुश्किल है, डू आस्क मी एनी टाइम. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.